अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम क्लास 9 की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 5 डिजीज़ कॉजेज़ एंड देयर प्रिवेंशन। डिजीज़ बीमारियां, उनकी वजूहात और उनसे तहफ़्फ़ुज़, उनसे बचाव, ये चैप्टर का नाम है हमारा। और इससे पहले लेक्चर में हमने जो है वो वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, यानी ऐसी डिजीज़ जो कि वायरस फैलाता है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरियल डिजीज़, यानी वो तमाम बीमारियाँ जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना। अच्छा, सबसे पहले डिजीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। अच्छा, ये इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि इस बीमारी को जो है वो फैलाने वाला बैक्टीरिया है, जिसकी वजह बनता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके अंदर? तो टीबी के अंदर जो है वो कॉन्टीन्यूसली कफ होती है, इसके साथ जो है वो लो फीवर रहता है, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है खासतौर पर, भूख नहीं लगती, चेस्ट में पेन होती है, वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है और बॉडी हर टाइम जो है वो थोड़े से वर्क के बाद भी टायर्डनेस को फील करती है। यानी ये नॉर्मल जो हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके वाले सिम्टम्स हैं। कफ होती है, स्पटम यानी कि जो रेशा बलगम है वो निकलती है, उसके साथ ब्लड भी निकलता है, फीवर रहता है, वेट लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वज़न में कमी आ जाती है और टायर्डनेस रहती है। थोड़े से भी काम करने के बाद जो है वो पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी थक जाता है। तो ये पाया कहाँ पे जाता है? ये लंबी बीमारी है जो लंबे अरसे तक जो है वो बॉडी को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, और ये ज़्यादातर उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है, उन लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी वीक होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, और उसके ऊपर ये जल्दी जो है अटैक करते हैं। यानी कि लो इम्यूनिटी जिसकी होगी वो इस जरासीम को जो है वो जल्दी दावत देगा कि वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। इसके बाद इसका इफेक्ट देख लेते हैं। मेनली तो ये लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है, चूँकि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही है, लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है। लेकिन अगर लंबे अरसे तक ये रहे और इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये आपके इंटरनल अदर ऑर्गन्स को भी स्ट्रेस में ले सकता है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर भी बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी इसका असर हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि इसको ये डायग्नोस करना ईजी है, इसको जल्दी डायग्नोस कर लिया जाता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ये कि ये अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोस कर लिया जाए और इसका इलाज जो है वो शुरू कर दिया जाए। उसके बाद जो है इसके अलावा ये है कि रूटीन में जो है डाइट वो बैलेंस कर दी जाए, मोर बैलेंस। अगर पहले से भी बैलेंस है तो फिर भी ध्यान रखा जाए उसके खाने पीने का, कोई ऐसी अनहाइजेनिक फूड जो है उसको ना दी जाए। इसके अलावा जो है उसको आइसोलेट कर दिया जाए और उसको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड किया जाए। और इसके साथ जो है इसका लंबा कोर्स होता है एक एंटीबायोटिक्स का, तो वो इसको जो है वो कंप्लीट करवाया जाए पेशेंट को। उसमें काफ़ी देर लग जाती है इसकी रिकवरी में, तो फिर जो है इस बीमारी से जो है वो बचा जा सकता है। इसके बाद प्रिवेंशंस हैं कि आप बाकियों को इस बीमारी से, एक तो पेशेंट है जिसके ऊपर ये बैक्टीरिया अटैक कर चुका है, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेकिन इसके अलावा जो है आप इससे प्रिवेंशन कैसे अख्तियार कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि जो पर्सन उस पेशेंट की देखभाल कर रहा है उसका भी स्क्रीनिंग करवाया जाए। ठीक है, यानी उसका भी टेस्ट करवाया जाए कि आया कि उसके अंदर ये जरासीम एंटर तो नहीं कर गया। अगर ऐसा है तो उसका पहले से ही जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा जो है जो हेल्थी चिल्ड्रन है, हेल्थी चाइल्ड है जो, उसको बाज रखा जाए, उसको उस पेशेंट के पास ना जाने दिया जाए। और दूसरे नंबर पे कवर कर हो उसकी नोज़ और माउथ, स्पेशली जब वो कफ का उसको सेशन आता है, यानी स्कफिंग और स्नीजिंग के दौरान उसका जो है वो कवर हो। और इसके साथ जो है वो उसको स्पिट नहीं करना चाहिए फ्लोर पे, थूकना नहीं चाहिए। क्यों? इसकी वजह से क्या होगा कि वो जरासीम जो है
वहाँ से फिर एनवायरनमेंट के थ्रू, हवा के थ्रू अदर पर्सनस के लंग्स में एंटर हो जाएंगे, वहाँ पे भी वो ट्यूबरक्लोसिस को फैला सकते हैं। और इसके साथ जो है वो वैक्सीनेशन दी जाती है इसके लिए पहले से ही, ताकि पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी, पेशेंट नहीं हेल्थी पर्सन के अंदर जो इम्यूनिटी है वो पहले से हो जाए, उसको पेशेंट बनाने से वो बचाया जा सके। तो ये थे हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस के। हमने ट्यूबरक्लोसिस का जो है वो देखा है इंट्रोडक्शन। ये बीमारी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फैलाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? कफ है, स्पटम ब्लड के साथ आती है, वेट लॉस हो जाता है, टाइटनेस हो जाती है, फीवर रहता है साथ, लो ग्रेड थोड़ा, और इसके बाद जो है ज़्यादा अटैक उन पे करता है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है। लंग्स के ऊपर अटैक करता है, इसके साथ इंटरनल ऑर्गन्स पे। ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं कि अर्ली स्टेज के अंदर इसको काबू पा लिया जाए, और इसके अलावा जो है बैलेंस डाइट दी जाए, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में उसको आइसोलेट कर दिया जाए, और एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करवाया जाए। और प्रिवेंशन आप बचा कैसे सकते हैं इससे, कि जो आपके घर में अगर कोई ऐसा पेशेंट है इर्द गिर्द, तो उसको जो अटेंड कर रहा है पर्सन, उसकी भी स्क्रीनिंग करवाई जाए, और हेल्थी चाइल्ड को खास तौर पर दूर रखा जाए क्योंकि ये लो एज में ज़्यादा अटैक करता है। नोज़ और माउथ को कवर रखा जाए उसके, क्योंकि कफिंग और स्नीजिंग के दौरान ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और वो हमारे लिए नुकसानदा हो सकते हैं। स्पिट ना करे वो फ्लोर पे। और दूसरा, अगर सबसे बेस्ट है कि उसको ड्यूरिंग बर्थ ही जो है वो वैक्सीनेशन दे दी जाए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हुपिंग कफ, जिसको दूसरे अल्फाज में काली खांसी भी कहते हैं। हुपिंग कफ जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इन्फेक्टियस कफ डिजीज़ है ये। और इसकी ये कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर ये आपको विंटर और स्प्रिंग सीजन में पाया जाएगा। यानी इसका जो अटैक है वो विंटर और स्प्रिंग सीज़न में, ये जो सीज़न है इसके बैक्टीरिया के लिए अच्छा सीज़न है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है, उसमें ये जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इसका जो अटैक है वो कम से कम 3 मंथ तक रहता है, यानी प्रोलॉन्ग डिजीज़ है ये, इतनी जल्दी रिकवर नहीं करती, इतनी जल्दी ये बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म नहीं होता। फैलता कैसे है? अगेन चूँकि ये उसका डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही है, ये कफ होती है इसमें, तो ड्यूरिंग कफ ही ये फैलेगी। कफ, स्नीज, टॉक, इवन टॉकिंग के दौरान भी, यानी इसको फैलाता कैसे? स्नीजिंग, कफिंग एंड इवन टॉक टू द पेशेंट। तो टॉकिंग के दौरान भी ये जो है बीमारी पेशेंट से हेल्थी पर्सन्स के अंदर फैल सकती है। उसके बाद जो है इसका पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन। तो ये डिजीज़ स्टार्ट होती है उस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंट्री के 2 वीक्स के बाद, यानी 2 वीक्स के बाद जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना है, और उसके बाद जो है ये डिजीज़ जो है उसके सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स में इसके यही होता है कि अटैक आता है खांसी का पेशेंट को, और वो काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है, यानी एक पूरा एपिसोड रहता है कफिंग का काफ़ी देर तक, और उसके एंड में जो है वो वॉमिटिंग आ जाती है। तो ये मतलब काफ़ी देर उसका वो रहता है। इसके साथ जो है अदर इसके सिम्टम्स जो हमें नज़र आते हैं वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले ही हैं, यानी फीवर रहना, गला ख़राब रहना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा खांसी आना कि जिससे चेस्ट में से आवाज़ भी जो है वो निकलती है, जैसे क्राउड की आवाज़ होती है, हजूम की, उस तरह से। इसके साथ इससे आप बच कैसे सकते हैं? प्रिवेंशंस क्या हैं? तो ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, वो बच्चे जो 1 साल अंडर 1 ईयर हैं उनके लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है, उनको इससे बचाएं। और उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है? डीपीटी वैक्सीनेशन है, वो प्रॉपर टाइम पे उनको लगवाई जाए, जितना टाइम आपको डॉक्टर बताता है कि ये इंजेक्शन जो है इस मंथ में लगना है, इस मंथ में लगना है, वो इसको लगवाया जाए बच्चों को। इसके बाद जो है बेसिकली ये डिज़ीज़ ही छोटे बच्चों की है, यंग चिल्ड्रंस में ये ज़्यादा फैलती है, और इसकी रहता है अटैक अंडर 5, यानी इस एज में अंडर 1 ईयर तो बहुत ज़्यादा अटैक होता है, और उसके बाद जो एज रहती है वो 5 ईयर्स तक ख़तरा रहता है कि बच्चे को इसका जो है वो अटैक हो सकता है। और इसके साथ जो है वो बच्चे, मतलब जो फीमेल चाइल्ड हैं उनको इसका ज़्यादा खतरा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि उनमें ये फ़र्क है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर स्पेसिफिक भी हुआ, यानी कि ये फीमेल पे ज़्यादा अटैक करता है मेल की निस्बत। और अगर इसको ट्रीटमेंट जो है वो आप टाइम पे नहीं करवाते या आप इसको जज नहीं कर पाते डॉक्टर, तो फिर ये निमोनिया की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है।
और फिर जो है वो ज़्यादातर पर्सनस की डेथ भी हो जाती है, बच्चों की, जो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके बाद हम थर्ड अपनी बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ द डिफ्थेरिया, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम खन्नाक भी कहते हैं। खन्नाक भी जो है डिप्थेरिया, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और लेकिन काफ़ी स्वेयर है। इसमें भी जो स्टार्टिंग डिजीज़ स्टार्ट होती है तो उसमें फ्लू, फीवर, सर दर्द, गला खराब यही रहता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, पता कैसे चलता है कि ये अटैक करती है डायरेक्ट हमारी जो गले की और माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटरनल, उसके ऊपर अटैक करती है, उसको ये जो है वो इफेक्ट कर देती है, इन्फेक्ट कर देती है और वो ब्राउनिश हो जाती है, ब्राउनिश कलर की। इसके साथ जो है वो बच्चे के सांस के दौरान उसके सांस से स्मेल भी आती है, फुल स्मेलिंग देता है वो ब्रीथिंग के दौरान। तो फिर मतलब हम ये चीज़ को डॉक्टर जज करता है कि मतलब ये सिम्टम्स जो है वो अच्छे नहीं है, ये इस बीमारी के हैं, फिर उसका टेस्ट करवाया जाता है और अगर वो प्रूफ हो जाए। इफ़ेक्ट इसका क्या है, ये जो है हमारे कार्डियक मसल्स को वीक करता है, यानी पहले तो ये लंग्स की है, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग रहे तो ये स्ट्रेस डालता है हमारे कार्डियक मसल्स पे, और इस वजह से फिर जो छोटे बच्चे हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी डेथ भी हो जाती है इसकी डिफ्थेरिया की वजह से। उसके बाद ये फैलता कैसे है, तो ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। एयरबॉर्न डिजीज़ का मतलब है कि इसके जो जरासीम है वो हवा में मौजूद होते हैं और ब्रीथिंग के दौरान जो है ये लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है और वहाँ से फिर ये आगे हेल्थी पीपल के अंदर बीमारी फैलाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में ये किया जाता है कि उसको जो है बहुत ज़्यादा लिक्विड दिया जाए, यानी डाइट के अंदर जो है वो लिक्विड डाइट, जूसेस वगैरह का जो है वो उसकी मिकदार को बढ़ाया जाए, वो दी जाए इनको। और इसके अलावा उसको फ़र्स्ट एड के लिए हमेशा जो है फ़र्स्ट एड आपने उसके लिए रखनी है, यानी कि जो डॉक्टर बोलेगा स्टार्टिंग में कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसको जो है वो फौरी तौर पे ये ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके लिए तैयार रहना है। और उसके अलावा जो है वो नीम गर्म पानी के साथ गागल यानी कि गरारे करने, वो पेशेंट जो है ये करता रहे। इसके घर के कुछ मेथड हैं जिससे जल्दी रिकवरी हो जाएगी एंटीबायोटिक के साथ अगर इसको लिया जाए। इसके अलावा स्टीम ली जाती है, और स्टीम के साथ जो है अगर पेशेंट को बहुत सफोकेशन हो रही है, यानी कि बिल्कुल उसका सांस नहीं आ रहा बच्चे का, तो फिर आप उसको जल्दी हॉस्पिटलाइज कर दो, फिर उसको घर में मत रखें। इसके बाद हमारी फोर्थ है, दैट इज़ द टेटनस। फोर्थ वन जो हम डिजीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया, दैट इज़ द टेटनस। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ऑब्वियसली हम पढ़ी बैक्टीरियल डिजीज़ रहे हैं। और तकरीबन ह्यूमंस के अंदर ये एंट्री कैसे करती है, इसका जो जर्म्स होते हैं ये मौजूद होते हैं डस्ट के अंदर, फीसिस में मेनली, और वेस्टेज एनिमल्स की और ह्यूमंस की, तो ये फीसिस के अंदर मौजूद होते हैं। और जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के दौरान जो है वो सड़क के साथ रगड़ लगती है उस पर्सन को, तो ये जरासीम जो है वो उसके ब्लड के ज़रिए उसमें एंटर हो जाते हैं वहाँ से। और इसके अलावा जो है अगर कोई जानवर, कैट, डॉग वगैरह ये काट भी ले तो भी इस पर्सन के अंदर ये चांसेस होते हैं कि जरासीम एंटर हो सकता है, उसको टेटनस हो सकता है। तो सबसे पहले जो है एक्सीडेंट के बाद या फिर कोई जानवर काटे तो उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो इसलिए कि पहले इन जर्म्स को जो है वो कमज़ोर किया जाए। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके कि पता चले कि टेटनस हो रही है तो बॉडी जो है वो बहुत स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, अकड़ जाता है जिस्म, बिल्कुल जैसे मुर्दा जिस्म होता है वैसे अकड़ जाता है। स्टिफनेस हो जाती है। और इसके अलावा जो है वो जर्क अटैक्स आते हैं, ये झटके लगते हैं जिसकी वजह से पर्सन के बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाती है, उस पेशेंट को पेन बर्दाश्त करनी पड़ती है। और ये जो स्टिफनेस है ये जो स्टार्ट होती है तो माउथ से होती है, जिसकी वजह से जो मुंह है वो बिल्कुल लॉक हो जाता है, जिसको हम जॉ लॉक भी बोलते हैं। तो मुंह बिल्कुल जो है वो बंद हो जाता है जबड़ा हमारा, तो जिसकी वजह से स्वेलिंग का जो प्रोसेस, खाना निकलना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। खुराकी नाली लगाई जाती है इनको खाना फिर देने के लिए। तो
ये बहुत बड़ी मतलब इसके लिए वो मसला होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि इसकी वजह से सांस भी रुक जाती है और डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। प्रिवेंशन इसे कैसे बचा जा सकता है, यही है कि चोट लगने के फ़ौरन बाद जो है वो वैक्सीन लगाई जाए एंटी टेटनस की, यानी टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाए, और बच्चों को जो है वो टेटनस से बचाने के लिए DPT वैक्सीनेशन जो है वो उसको उनको बचपन में ही दे दी जाए। तो ये इसके जो है वो प्रिवेंशन हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये एक वर्ल्ड वाइड मसला है जो बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको जो फैलाता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफुसा। साल्मोनेला टाइफुसा, ये इसके जरासीम का नाम है जो ये फैलाता है बैक्टीरिया। पूरी दुनिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं। वो उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे सैनिटरी कंडीशंस जो हैं वो बेटर हैं, क्योंकि यही इसकी वजूहात है। अभी हम इसकी स्प्रेडिंग पढ़ेंगे कि ये कैसे फैलता है। तो सैनिटरी कंडीशंस वहाँ पे बेटर हैं, फिर वहाँ पे वाटर, फूड, मिल्क ये प्योर और आपको जो है वो साफ़ मिलता है। तो इसकी वजह से जो है इसकी बेटर क्वालिटी है वहाँ पे, और इसकी वजह से वहाँ पे इसकी अक्रंस जो है वो कम हो चुकी है, बाकी एशिया ममालिक में बहुत ज़्यादा है। फैलता ये कैसे है, तो ये भी फीसिस के दौरान ही फैलता है, और ख़ास तौर पर वो जो फूड कंटेमिनेट होता है और वाटर कंटेमिनेट होता है, मिल्क कंटेमिनेट होता है, तो उससे ये जरासीम जो है वो हेल्थी पर्सन के अंदर फैल जाता है। यानी कि इसकी यही वाली है, यानी सैनिटरी कंडीशंस इस पर डिपेंड करती हैं, वाटर कंटेमिनेटेड, फूड कंटेमिनेटेड, मिल्क। तो इससे ये बच्चों के अंदर जो है इसके जरासीम एंटर हो जाते हैं, फिर वहाँ पे ये टाइफाइड को फैलाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, तो सिम्टम्स ये है कि बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहती है, स्वेयर हेडेक, इसके साथ फीवर रहता है हर टाइम, लो ग्रेड फीवर, और वो जो है बोन्स में भी पेन करता है, मसल्स के साथ साथ हड्डियों में भी उसकी वजह से दर्द होता है। ये उसके कॉमन सिम्टम्स हैं, और ज़्यादा ये अटैक इसका होता है 10 to 30 ईयर्स में, जो कह लें पहला अटैक इसका होगा, तो वो 10 to 30 ईयर्स के दरमियान में जो है ज़्यादा, और ज़्यादा इसके जर्म्स जो एक्टिव होते हैं वो भी रेनी सीजन में होते हैं, बरसात के मौसम में। बच कैसे सकते हैं इससे, प्रिवेंशंस क्या हैं, तो वो यही है कि वाटर जो है वो फ़िल्टर यहाँ पे बॉयल यूज़ करें, इसके अलावा जो है वो फ्रूट्स, वॉश फ्रूट्स इस्तेमाल करें, धो के खाएँ उन्हें, और इसके अलावा जो है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को कवर रखें, और इसके अलावा आइसक्रीम मत खाएं इन सीजन्स में, रेनी सीजन में, विंटर सीजन में आइसक्रीम से बचें, क्योंकि ये भी आपको जो इंटरनल एनवायरनमेंट है फिर वो उस जरासीम के लिए फेवरेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो है अपने घरों को ये जो मच्छर और मक्खी वगैरह है, यानी इस तरह के फ्लाइज वगैरह, इनसे बचा के रखें, तहफ़्फ़ुज़ दें, और इंजेक्शन जो है वो इसका वैक्सीन का, एक इंजेक्शन टाइफाइड वैक्सीन का वो 3 ईयर्स की उम्र में, 3 साल में लगता है, वो ज़रूर लगवा लें, तो उससे जो है वो बच्चे महफूज रहेंगे। ट्रीटमेंट इसका यही है कि एंटीबायोटिक दी जाए, बैलेंस डाइट खिलाई जाए, यानी हाइजेनिक फूड, बैलेंस डाइट दी जाए, और इसके अलावा जो है वो हाइजेनिक फूड दिया जाए। और इसके अलावा ये है कि इसके लिए एंटीबायोटिक्स भी दस्तयाब हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया जाता है इसमें, और एक अटैक, जो पहला अटैक होता है वो नॉर्मली इम्यूनिटी पैदा कर देता है और पेशेंट के अंदर, और दूसरा अटैक जो है वो रेयर होता है कि दूसरी दफ़ा उसको ये इतनी शिद्दत से बीमारी हो जितनी पहली शिद्दत से हुई थी। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ अ कॉलरा, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में हैज़ा भी कहते हैं, और ये फैलाता है विब्रियो कॉलरा। तो ये जो है इसके जरासीम का नाम है विब्रियो कॉलरा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वाटरी जो है वो स्टूल मूवमेंट होती है, यानी वाटरी मोशन, और फिर इसके साथ जो है वो वॉमिटिंग, इसके साथ वॉमिटिंग रहती है,
और इसके साथ जो है बॉडी के अंदर सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि मोशन भी वाटरी होते हैं, वॉमिटिंग में भी पानी निकल जाता है, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, वो भी बॉडी के लिए जो वो डेंजरस होती है। इफ़ेक्ट तकरीबन ये 30 to 40% पेशेंट है जो कॉलरा के वो मर जाते हैं अगर उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए, यानी डिहाइड्रेशन की वजह से ही उनकी डेथ हो जाती है 30 to 40%। तो पेशेंट्स की डेथ हो जाती है इफ़ दे नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। उसके बाद ये स्प्रेड कैसे करते हैं, बिल्कुल वही कंटेमिनेटेड ही वाटर, मिल्क और फूड जो है वो इस डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचा देता है, यानी इस जरासीम को वो पहुंचा देगा पर्सन में, फिर वहाँ पे जाके वो डिज़ीज़ को फैला देगी। कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, तो ये जो है वो आगे इस जरासीम को आगे पहुंचा देगा। अच्छा, बच कैसे सकते हैं हम इसको, तो वो यही है कि आप जो पिछले हमने प्रिवेंशंस पढ़े हैं तकरीबन सेम ही है कि आप जो है वो साफ़ पानी पिएं, फ़िल्टर या बॉयल। इसके अलावा जो है वो क्लीन और फ्रेश फूड खाएं, और अपने हाथों को जो है वो खाने से पहले हाथ धोएं, और अपने खाने को जो है वो उनके प्रोडक्ट्स को जो है वो कवर करके रखें ताकि इसके अंदर जम्स जो है वो ना बैठ सकें। और यही जो है वो इसके सारे के सारे जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है, वो तकरीबन सारे इन डिजीज़ के सेम ही हैं, क्योंकि जितने भी डिजीज़ हमने पढ़ी हैं ज़्यादातर डिजीज़ पीछे जो रेस्पिरेटरी थी ये डाइजेस्टिव है, तो ये खाने के ज़रिए, हवा के ज़रिए, डस्ट के ज़रिए, इन्हीं की चीज़ों के ज़रिए फैली है। तो इसके प्रिवेंशन जो है वो तकरीबन सेम है कि सफाई का मेनली ध्यान रखें, हाइजीनिक फूड खाएं, तो हम इन डिजीज़ से बच सकते हैं। इसके बाद जो है हमने पढ़ना है फंगल डिजीज़ के बारे में। उसमें आपको उन्होंने एक ही बीमारी के बारे में जिक्र किया है, रिंगवॉर्म, वो हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फंगल डिजीज़। फंगल जो है ये फंजाई से फैलने वाली डिजीज़ हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये लगती है फूड के ऊपर, रोटी पे, ब्रेड, इसके अलावा जो है सालन वगैरह के ऊपर ये लग जाती है, उसके ऊपर ग्रो करती है, फिर खाने को अब्जॉर्ब करती है वहाँ पे। तो दिखने में ना ये छोटा सा प्लांट की तरह की थोड़ी सी रिजेम्बलेंस देती है, यानी नज़र आती है आपको आँख से, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, तो उसको हम फंजाई कहते हैं। उससे फैलने वाली बीमारियों को हम जो है वो फंगल डिजीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है, फॉर एग्जांपल जैसे रिंग वॉर्म है, एथलेटिक फूड है, तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिंग वॉर्म आपके सिलेबस में डिस्कस किया, हम वही पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, रिंग वॉर्म में ये आपके सर पे, हेड पे, बालों के अंदर, तो इसके अलावा जो यहाँ स्किन के ऊपर, लेकिन मेनली हेड पे ये रिंग की सूरत में वहाँ पे ज़ख्म बना देती है गोल सा, उसको हम बोलते हैं रिंग वॉर्म। और उसकी अपीयरेंस जो है ना वो गोल होती है, तो वो बनता भी ऐसे ही है, तो उसको हम इसलिए इसको नाम दिया हमने रिंग वॉर्म का। और इसके साथ जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खारिश होती है, इचिंग बहुत होती है। तो ये बीमारी जो है ये फंगस से फैलती है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे जब ये ज़ख्म ठीक हो जाता है ना, तो वहाँ पे वो बाल भी वहाँ से चले जाते हैं, हेयर फॉल, पैच बना देती है वहाँ पे जहाँ से ये निकलती है। इसके अलावा नेल्स को भी ये डैमेज करती है, नाखूनों में भी ये एंटर हो जाती है, तो उसको भी ये ब्राउन या ग्रीन कलर में उसके बाद उसको डैमेज कर देती है वहाँ से। प्रिवेंशन हम कैसे बन सकते हैं, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और जो इफेक्टेड पर्सन होता है उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहिए हेल्थी पर्सनस के साथ, यानी उसको आइसोलेट की रखें आप, उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचाएँ, क्योंकि अभी उसके पास जो है वो फंगस मौजूद है, वो किसी हेल्थी पर्सन को भी जाके इफ़ेक्ट कर सकती है। जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, वो रिंग वॉर्म ठीक नहीं होती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो फंगस फ्री हो गया है। इसके साथ जो है इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर करवाया जाए पेशेंट का, और इसके ज़ख्म को ड्राई रखा जाए, इसको नम ना होने दें, यानी सफाई करते रहें उसकी। और इसके अलावा यही है कि इससे जो है वो सफाई का ध्यान रखें, तो हम इससे बच सकते हैं। तो यहाँ तक था ये हमारा टॉपिक जो हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, बैक्टीरियल डिजीज़ एंड द फंगल डिजीज़। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो मैक्रोस्कोपिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीमारियां फैलाते हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।